Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss on the concept of self prospectus. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, इसी सीक्वेंस में हम थर्ड फॉर्म को डिस्कस करेंगे प्रोस्पेक्टस की, एंड दिस इज द सेल्फ प्रोस्पेक्टस. क्या कॉन्सेप्ट होता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस का? सेल्फ प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द सिक्योरिटीज और क्लास ऑफ securities included therein are issued for subscription in one or more issues over a certain period without the issue of further prospectus. ये prospectus उन पर्टिकुलर कंपनीज के द्वारा फॉलो किया जाता है जिनको एक से ज़्यादा बार सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करना होता है. तो क्या होगा, जितनी बार वो सिक्योरिटीज़ के सब्सक्रिप्शन के लिए आगे बढ़ेंगे उतनी ही बार उनको प्रोस्पेक्टस फॉलो करना पड़ेगा. लेकिन हर बार प्रोस्पेक्टस को इश्यू करने के झंझट से बचने के लिए इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया गया है. तो इसमें केवल और केवल एक ही प्रोस्पेक्टस इश्यू किया जाता है, दैट इज नोन एज द सेल्फ प्रोस्पेक्टस. और इस सेल्फ प्रोस्पेक्टस में हम क्या करते हैं, सिक्योरिटीज के सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेशंस को इनवाइट करते हैं. और ये एक बार के लिए नहीं होता है, पहली बार भी, फिर अगर उसके बाद दूसरी बार भी, उसके तीसरी बार भी, उसके बाद चौथी बार भी, और जितनी बार भी हम इश्यू फॉलो करते हैं उसके लिए हमें अलग से किसी भी प्रोस्पेक्टस को इश्यू करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सेल्फ प्रोस्पेक्टस उसकी वर्किंग को फॉलो करता रहता है. लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, इसमें सेल्फ प्रोस्पेक्टस एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए इश्यू किया जाता है और इसकी जो पीरियड होता है वो 1 साल से ज़्यादा नहीं होता है. यानी कि उस 1 साल के अंदर कंपनी चाहे एक बार इश्यू को फॉलो करे, चाहे 2 बार इश्यू को फॉलो करे या 3 बार इश्यू को फॉलो करे, उसके लिए वो अलग से उसे प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं करना पड़ता है. सेल्फ प्रोस्पेक्टस ही उसके लिए प्रॉपर वर्किंग को परफॉर्म करता है. क्लियर? नाउ कम टू द प्रोविजंस. सेल्फ प्रोस्पेक्टस के रेफरेंस में किन किन प्रोविजंस को फॉलो किया जाता है? पहला प्रोविजन है, any class or classes of companies to file a self prospectus at the stage of the first offer of securities. यानी कि जब सिक्योरिटीज के फर्स्ट ऑफर को फॉलो किया जाता है तो उस स्टेज पर कोई भी कंपनी या किसी भी क्लास में आने वाली कंपनी इस सेल्फ प्रोस्पेक्टस को फॉलो कर सकती है. लेकिन हाँ, वो पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, ये तो अंडरस्टूड है. तो पब्लिक कंपनी के केस में भी अगर कोई भी क्लास ऑफ कंपनी है तो वह इस सेल्फ प्रोस्पेक्टस को फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज के स्टेज पर इश्यू कर सकती है. ये इसका पहला प्रोविजन है. दूसरा है, इसकी एक वैलिडिटी पीरियड होती है. ऐसा नहीं कि आपने सेल्फ प्रोस्पेक्टस को इश्यू कर दिया और अब लॉन्ग लास्टिंग यानी कि लॉन्ग लाइफ तक के लिए आपको प्रोस्पेक्टस इश्यू करना ही नहीं पड़ेगा. इसकी एक वैलिडिटी होती है और ये जो वैलिडिटी पीरियड है उसका वो 1 साल से ज़्यादा नहीं होता है. उतने टाइम पीरियड में आप जितनी बार इश्यू को फॉलो करना चाहो, सिक्योरिटीज के इश्यू को फॉलो करना चाहो, फॉलो कर सकते हो, लेकिन वो 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. दूसरा प्रोविजन है इसका. नाउ द थर्ड पॉइंट इज not required to file a further prospectus in respect of a second or subsequent offer of securities during the validity period. यानी कि सेल्फ प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी पीरियड में आप अगर सेकेंड इश्यू को फॉलो करते हो या थर्ड इश्यू को फॉलो करते हो या फिर सब्सिक्वेंट सिक्योरिटीज को इश्यू के लिए ऑफर फॉलो करते हो तो उसमें आपको अलग से किसी भी प्रोस्पेक्टस को फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. सेल्फ प्रोस्पेक्टस ऑटोमेटिकली वैलिडिटी पीरियड में इस पर्टिकुलर पर्पस को कंप्लीट कर देता है. नेक्स्ट वन इज फाइलिंग एन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेनिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. यानी कि जब आप सेल्फ प्रोस्पेक्टस को फॉलो करते हो और जितनी बार भी आप सिक्योरिटीज के ऑफर को लेकर आते हो तो हर ऑफर के साथ में आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना होता है. एक अलग प्रोस्पेक्टस तो आपको फाइल नहीं करना है, लेकिन आपको एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम हर ऑफर पर फाइल करना होता है. और उस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी होती है, जैसे जितने भी नए चार्जेस क्रिएट किए गए हैं कंपनी के ऊपर, उससे रिलेटेड सारे मटेरियल फैक्ट्स आपको उस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में प्रेजेंट करने होते हैं. इसके अलावा
जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आपने जब फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज दिया तो आप क्या करोगे, आप सेल्फ प्रोस्पेक्टस को इश्यू करोगे। उसके बाद आपने सेकंड टाइम में सिक्योरिटीज के ऑफर को फॉलो किया तो उस टाइम में आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रेजेंट करना होगा और उसमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंज हुआ है, यानी फर्स्ट ऑफर से सेकंड ऑफर के बीच में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में जो चेंज हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी होगी। इसके साथ साथ नेक्स्ट वन इज, अगर कोई भी ऐसा चेंज फॉलो हुआ है जो प्रोस्पेक्टस में डिफाइन नहीं है वो आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में प्रिस्क्राइब करना होगा। क्लियर? नाउ द फिफ्थ प्रोविजन इज द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम शैल बी फाइल्ड विद द प्रिस्क्राइब टाइम prior to the issue of a second or subsequent offer of securities। यानी कि जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है वो आपको प्रिस्क्राइब्ड टाइम में फाइल करना होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए सेकंड इश्यू है तो सेकंड इश्यू के पहले आपको इसको फाइल करना होगा। अगर आप थर्ड इश्यू करते हो तो थर्ड इश्यू के ऑफर से पहले आपको इसको फाइल करना ही होगा। ठीक है? नेक्स्ट वन इज, इफ एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटीज रिसीव्ड बिफोर मेकिंग सच चेंजेस through information memorandum, the company shall intimate the changes to such applicant। अब क्या होता है, मान लीजिए कि आपने इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को अभी तक फाइल नहीं किया और उसके फाइल करने से पहले ही अगर सिक्योरिटीज की एप्लीकेशन के लिए आपके पास कोई एप्लीकेशन आ जाती है, सिक्योरिटीज के लिए या सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए कोई एप्लीकेशन आपके पास रिसीव हो जाती है और उसके साथ टोटल पेमेंट आपके पास रिसीव हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, उस केस में उस पर्टिकुलर पर्सन को उन चेंजेस के बारे में इंटीमेट करेंगे। आपको इंटीमेट करना होगा कि ये चेंजेस हुए हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में ये चेंजेस हुए हैं या कंपनी के अगेंस्ट में ये चार्जेस को क्रिएट किया गया है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको उस पर्टिकुलर एप्लीकेंट को बतानी होगी। अब उन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को जानने के बाद अगर वो एप्लीकेंट सिक्योरिटीज को रिटर्न करना चाहे या अपनी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना चाहे तो उस केस में आपको उसका रिजेक्शन एक्सेप्ट करना होगा और उसके रेफरेंस में जितना भी अमाउंट है वो उसको आपको रिटर्न करना होगा। ओके, नेक्स्ट प्रोविजन इज, एन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज फाइल्ड एट द टाइम ऑफ एवरी ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज। ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को आपको हर टाइम फाइल करना होगा। जितने भी टाइम आप सिक्योरिटीज को ऑफर करोगे हर पर्टिकुलर उस टाइम पर आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को फाइल करना ही होगा। Such memorandum together with the self prospectus shall be deemed to be a prospectus। Point is clear? So these all are the provisions in relation to the self prospectus। Now we come to the next one and this is known as the red herring prospectus। क्या होता है red herring prospectus? अगर हम आज की बात करें, रिसेंट ईयर्स की बात करें तो सिक्योरिटीज का जो पब्लिक के बीच में इश्यू लेकर आया जाता है इसको बिग बुक बिल्डिंग प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। एक बुक बिल्डिंग प्रोसेस होती है, इसको फॉलो करते हुए कोई भी कंपनी आज के टाइम में अपनी सिक्योरिटीज को पब्लिक के बीच में इश्यू करती है। क्योंकि बुक बिल्डिंग प्रोसेस को फॉलो किया जाता है तो इसी वजह से जो इश्यूअर कंपनी होती है वो क्या करती है, रजिस्ट्रार के समक्ष रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को फाइल करती है। अब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता क्या है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मींस अ प्रोस्पेक्टस व्हिच डज नॉट हैव कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑन द क्वांटम और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफर्ड। यानी कि ये वो प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें जब कंपनी ऑफर फॉलो करती है तो वो ये ना तो ये बताती है कि कितनी क्वांटिटीज को वो या कितनी सिक्योरिटीज को वो ऑफर करना चाहती है और उसके ओपनिंग या उसके ओपनिंग प्राइस तो बताएगी लेकिन उसके क्लोजिंग प्राइस क्या होंगे ये भी उस प्रोस्पेक्टस में नहीं लिखा होता है। और जो भी क्वांटिटी सिक्योरिटीज की वो हायर करना चाहती है उसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में प्रोवाइड नहीं की जाती है। पॉइंट इज क्लियर? अब हम बात करते हैं कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के साथ में क्या क्या प्रोविजंस इंक्लूडेड हैं। पहला प्रोविजन है इसका, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज इश्यूड टू द इश्यूअर प्रोस्पेक्टस। ये जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है
इसको प्रोस्पेक्टस के इश्यू के साथ में इश्यू किया जाता है। यानी कि आपको एक प्रोस्पेक्टस तो इश्यू करना है, ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस उस प्रोस्पेक्टस के इश्यू से पहले आता है, क्योंकि बुक बिल्डिंग प्रोसेस में टाइम लगता है। तो जब बुक बिल्डिंग प्रोसेस चल रही होती है तो उस टाइम पर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को इश्यू किया जाता है और उसके बाद में प्रोस्पेक्टस को इश्यू किया जाता है। क्लियर? फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार एटलीस्ट 3 days prior टू द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी कि जो आप प्रोस्पेक्टस को इश्यू करते हो उससे 3 दिन पहले आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड कराना कंपल्सरी है। क्लियर? थर्ड वन इज, इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में वो सारे ऑब्लिगेशंस एप्लीकेबल होंगे जो एक नॉर्मल प्रोस्पेक्टस में एप्लीकेबल होते हैं। यानी कि उसमें आपको वही सारे कंटेंट्स प्रोवाइड करने होंगे, वही सारी इंफॉर्मेशन फुलफिल करनी होगी, वही सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे जैसा कि आप एक नॉर्मल प्रोस्पेक्टस के कंडीशन में फॉलो करते हो। ओके। फोर्थ वन इज, आपको वेरिएशंस को हाईलाइट करना है, यानी कि जो आपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को फॉलो किया है और जो प्रोस्पेक्टस को फॉलो किया है, अगर उसके बीच में कोई वेरिएशन है तो उस वेरिएशन को आपको प्रोस्पेक्टस में वेरिएशन के नाम से रिप्रेजेंट करना होगा, उसे आपको हाईलाइट करना होगा। क्लियर? द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज, upon the closing of the offer of securities, a prospectus shall be filed with the registrar and SEBI stating following information। यानी कि जब आपके सिक्योरिटीज का ऑफर क्लोज होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोस्पेक्टस को रजिस्ट्रार और सेबी के समक्ष फाइल करना होगा और उसे फाइल करते समय कुछ प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसमें आपको प्रोवाइड करनी होगी। क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी? आपने टोटल कैपिटल कितनी रेज करी है, वेदर आप कितनी कैपिटल डेट के थ्रू अरेंज करी है और कितनी कैपिटल आपने शेयर कैपिटल के थ्रू अरेंज करी है, यह भी आपको बताना होगा। इसके साथ साथ आपकी सिक्योरिटीज का क्लोजिंग प्राइस क्या हुआ, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में क्लोजिंग प्राइस को ओपन नहीं किया जाता है। इसी वजह से जब ऑफर क्लोज हो जाता है तो उसके बाद प्रोस्पेक्टस में आपको यह बताना होता है कि सिक्योरिटीज का क्लोजिंग प्राइस कितना था। इसके साथ साथ और भी कोई डिटेल जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड नहीं की गई थी, वो सारी डिटेल आपको उस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस को फाइल करते समय प्रेजेंट करनी होती हैं। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स विच मस्ट बी केप्ट इनटू माइंड व्हाइल फॉलोइंग द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ओके, थैंक यू।